हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चाहे आप डीयू के स्टूडेंट हैं या फिर इग्नू के स्टूडेंट हैं, फिर कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो या बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो, अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। टॉपिक का नाम है एमनुएल वेल्स्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो कि एमनुएल वेल्स्टीन के द्वारा दी गई, इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इस टॉपिक को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है क्या। तो ये दरअसल एक सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो इकोनॉमिक पावर मतलब आर्थिक शक्ति के आधार पर दुनिया के देशों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटती है। और ये जो थ्योरी है वो एमनुएल वेल्स्टीन के द्वारा 1974 में इंट्रोड्यूस की गई। और ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी आपको बताता हूँ, जो कि कोर कंट्रीज़ और पेरिफेरल कंट्रीज़ और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ में बांटती हैं। हालांकि एक और भी है इसके अंदर जो कैटेगरी है वो है एक्सटर्नल कंट्रीज़ की, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की शुरुआत या ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के आने से पहले एक और थ्योरी थी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो दुनिया के जो वर्ल्ड सिस्टम है इकोनॉमिक आधार पर दुनिया के सिस्टम को पेश करती थी। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में इसके बारे में बताऊं तो शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो आसान भाषा में कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी वो थ्योरी आपको बताती थी कि दुनिया के जितने भी पुअर कंट्रीज़ है और जो रिच कंट्रीज़ है ना, वो दुनिया के सारे देश पहले पुअर कंट्रीज़ थे, फिर बाद में एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो लोग रिच कंट्रीज़ हुए। तो ये जो थ्योरी थी उसने एक तरीके से सभी देशों को एक ही पाथ में जो है ला दिया। सिर्फ एक ही तरीका बता दिया कि सभी देश पहले पुअर थे और उन सब का एक जैसा ही तरीका था, वो सब एक रास्ते पर होकर आते हुए अमीर देश बने। लेकिन बाद में इस थ्योरी पे सवाल उठने लगे, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ थी उस वक्त पे, जो कि पुअर कंट्रीज़ और रिच कंट्रीज़ थी, इनमें कोई भी समानता आपको दिख नहीं रही थी, इनमें बहुत सारे भेदभाव दिख रहे थे। प्लस ये थ्योरी इनके रिलेशंस को भी बेहतर तरीके से नहीं बता पा रही थी। तो इसके जाने के बाद इसके जवाब में एक नई थ्योरी आई जिसको हम डिपेंडेंसी थ्योरी बोलते हैं। ये डिपेंडेंसी थ्योरी का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखा जाता है। इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने जो है इस थ्योरी के, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अपोज में जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बताने की शुरुआत की कि दुनिया के अंदर किस तरीके से रिच कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने के बाद ही डेवलप्ड हुई हैं। तो ये जो है इसके कंट्रास्ट में एक थ्योरी आई, डिपेंडेंसी थ्योरी। अब बात करते हैं जो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। तो हमारी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी थ्योरी के आधार पर ही बनाई गई है और इसी का थोड़ा सा एक डिटेल्ड वर्जन है। अब बात करते हैं वेल्स्टीन की जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसको डिटेल में पढ़ने की कि उसके क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो इकोनॉमिक पावर के बेसिस पे मतलब आर्थिक आधार पर दुनिया को 3 बल्कि हम बोलेंगे 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले जो है कोर कंट्रीज़ है, सेकंड नंबर पे पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं, तीसरे नंबर पे सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ और चौथे नंबर पर एक्सटर्नल कंट्रीज़ है। अब हम इन चारों कंट्रीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर कोर कंट्रीज़ की, तो कोर कंट्रीज़ को आप आसान भाषा में डेवलप्ड या हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ के तौर पर भी समझ सकते हो। ये वो देश हैं जो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि सोशल मतलब सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, सोशली और पॉलिटिकल फील्ड में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका डोमिनेंस है दुनिया के काफ़ी सारे रीजन के ऊपर। इसके अलावा ये सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं। और ये जो देश हैं इनका अगर आप लोग बैकग्राउंड देखोगे, ये लोग पुअर कंट्रीज़ के जो नेचुरल रिसोर्सेज और चीप लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं। तो टेक्नोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं ये देश।
अगर आप इनका इतिहास भी देखोगे तो इनमें से ज़्यादातर जो देश थे जो जिनको आज हम कोर कंट्रीज़ बोलते हैं, उन्होंने जो है बहुत लंबे टाइम तक जो पुअर कंट्रीज़ थी उनके ऊपर अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, उनके ऊपर शासन कर रखा था। और बहुत लंबे वक्त तक जो पुअर कंट्रीज़ थी उनकी वेल्थ को, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए ये लोग इस्तेमाल करते रहे। अगर मैं आपको उनके एग्जांपल्स की बात बताऊं कौन कौन से देश इसमें आते हैं आज के टाइम पे, तो ज़्यादातर जो देश हैं वो वेस्टर्न यूरोप से बिलोंग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर आता है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेरिका। इन सभी देशों की गिनती कोर कंट्रीज़ में की जाती है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल कंट्रीज़ की। अगर इनको आप आसान भाषा में समझो तो आप इनको अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज़ भी समझ सकते हो। इनकी अगर बात करें तो ये जो देश हैं, पेरिफेरल जो देश हैं, वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं है, काफ़ी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है इनके अंदर। उसके अलावा इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूर हैं, लेकिन इसको हम बोलें कि इनके पास चीप लेबर भी है, लेकिन प्रोडक्टिव लेबर, या हम बोले कि ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा नहीं है इनके पास। उसके अलावा ये देश अब भी काफ़ी हद तक अपने डेवलपमेंट के लिए कोर कंट्रीज़ पर जो है आधारित है, डिपेंडेंट है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी अब भी ऐसे ही चलती है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और चीप लेबर को काफ़ी हद तक कोर कंट्रीज़ के लिए सर्व करते हैं, जिसका फ़ायदा कोर कंट्रीज़ उठा के अपने डेवलपमेंट करती हैं। और अगर आप इनका हिस्टोरिकल इतिहास भी अगर आप इनको देखो ना, तो ये वो देश हैं जिनके ऊपर ये जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो कोर कंट्रीज़ थी, उन्होंने लंबे टाइम तक शासन किया था और आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन किया था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे देश आते हैं आज के टाइम पे, अफ़गानिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, क्यूबा, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, ये सभी देश पेरिफेरल कंट्रीज़ के अंदर शामिल होते हैं। अब बताते हैं आपको सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ के बारे में। तो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ को आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर इनका नाम आता है। तो सेमी पेरिफेरल जो कंट्रीज़ हैं वो कोर कंट्रीज़ और पेरिफेरल कंट्रीज़ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको बताऊं तो इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी ऑफकोर्स काफ़ी सारे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजिकली ये इतने एडवांस तो नहीं है कोर कंट्रीज़ की तरह, लेकिन इनकी इकोनॉमीज़ ग्रोइंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ज़रूर है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल तौर पर भी देखा जाए तो इनका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मिलिट्री पावर भी ये डे बाय डे अपनी इम्प्रोवाइज करते हुए जा रहे हैं। तो जो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पे उनको हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के तौर पर देख सकते हैं। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके अंदर भी जैसे ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसे काफ़ी सारे देश इमर्जिंग इकोनॉमीज़ या फिर हम बोल सकते हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एरियाज़ के बारे में। तो डिपेंडेंसी, ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसके अंदर एक्सटर्नल एरियाज़ के बारे में ही बता रखा है। तो एक्सटर्नल एरियाज़ के अंदर वो देश आते हैं जो इस वर्ल्ड सिस्टम की थ्योरी से अपने आप को बाहर पाते हैं। इसका मतलब वो देश जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हैं और दुनिया के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं करते हैं, ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। और अब बात करें ऐसे देशों की तो इनके पास अपने इधर काफ़ी सारे खुद के इनके पास ऑयल रिजर्व्स भी होते हैं, इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये लोग अपने लिए फूड भी खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी खुद की लेबर भी इनके पास होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, तो टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा साउंड होते हैं ये। तो अपनी इकोनॉमी के अंदर ही ये सब चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं और ज़्यादा किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि इन देशों को मतलब ही नहीं होता किसी दुनिया से, लेकिन इसका मतलब ये है काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। रशिया इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, काफ़ी सारी डिबेट चलती है कि कुछ लोग रशिया को एक्सटर्नल कंट्रीज़ में शामिल नहीं करते हैं, इनको कोर कंट्रीज़ में शामिल करते हैं। लेकिन जो भी हो, मैंने आपको फीचर्स बता दिए कि एक्सटर्नल एरियाज़ के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो ये पूरी थ्योरी थी जो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाई। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।